गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं डॉक्टर निखिल मोंगा और आज मैं बात करने जा रहा हूं बढ़ते हुए तेलों के दाम के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 15 दिनों से लगातार पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बात को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा। प्लीज़ आप पहले ये वीडियो देखो। जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले। तो ये जो आपने वीडियो देखा, ये वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं, ये वीडियो है गुजरात के सीएम का। ये वीडियो तब की है 2014 के टाइम की, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे और वो गुजरात के सीएम थे। तो जब वो गुजरात के सीएम थे तो वो इस तरह की भाषा बोला करते थे कि पेट्रोल का प्राइस, डीजल के प्राइस बढ़ने से कितना नुकसान है देश को और उसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आज की स्थिति की बात करूं तो आज स्थिति बहुत ही गंभीर है। लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, लोगों के बिजनेस ठप हो चुके हैं कोरोना के कारण, लोगों के पास जो इनकम थी, सोर्स ऑफ इनकम कम हो चुका है। चाहे उनका सैलरी कट हुआ है, चाहे उनका बिजनेस डाउन हुआ है, किसी ना किसी फॉर्म में लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुआ है। और ऐसे टाइम में गवर्नमेंट को भी लॉस हुआ है, अनडाउटेडली गवर्नमेंट को भी लॉस हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट अब उसका क्या कर रही है, उसका रिकवरी करने के लिए वो तेल के प्राइसेस बढ़ा बढ़ा के हमसे रिकवरी कर रही है। तो आज मैं आपको ये पूरा अरिथमेटिक, पूरा मैथमेटिक्स इसके बिहाइंड जो भी है वो मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ये क्या है, इसके पीछे लॉजिक। कितना का तेल हमारे को, कंट्री को पड़ता है, कितना तेल आपको पड़ता है टैक्स देने के बाद, और उसमें से कितना प्रॉफिट गवर्नमेंट के पास आता है, इसकी पूरी कैलकुलेशन मैं आपको समझाऊंगा। अब मैं आपको इस ऑयल का प्राइसिंग का पूरा डिटेल समझाने जा रहा हूँ कि इस ऑयल के ऊपर जो है हम कितना टैक्स पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को कितना टैक्स पड़ रहा है, क्रूड ऑयल का क्या प्राइस चल रहा है, इंडिया में हमारे तक कितने का पहुंच रहा है। तो इसका पूरा डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक गंभीर स्थिति मैं जो देख रहा हूँ देश में, वो है देश में हॉस्पिटल्स की कमी, देश में बेड्स की कमी। अभी हमारे केस लगभग 5 लाख के करीब पहुंच चुके हैं और अभी भी अगर हमारी कंट्री की पॉपुलेशन की बात करूं तो इतने ज़्यादा केसेस नहीं हैं। लेकिन हमारे कंट्री में अगर आप दिल्ली की वीडियोस देखो, मुंबई की वीडियोस देखो, तो हर जगह देख के ये लगता है कि हमारे पास बेड्स ही नहीं है, हमारे पास हॉस्पिटल ही नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक है। दूसरा सेक्टर मैं आपसे एक और डिस्कस करना चाहूँगा ऑयल का प्राइस डिस्कस करने से पहले, एजुकेशन सेक्टर। कितनी सारी मैं न्यूज़ वीडियोस देख रहा हूँ, कितने सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बस प्रॉपर इंटरनेट एक्सेस नहीं है। इंटरनेट की फैसिलिटी तो बहुत अच्छी हो गई है इंडिया में जियो जैसे सर्विस प्रोवाइडर के कारण, लेकिन अभी भी कई जगह अच्छा प्रॉपर इंटरनेट नहीं पहुंच पा रहा और सारे स्कूल और कॉलेजेस ऑनलाइन भी नहीं हो पा रहे, शायद उनके पास भी इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। तो उसके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात कर रहा था आपसे फ्यूल प्राइस के बारे में। तो फ्यूल प्राइस मैं आपको समझाना चाहूँगा। फिलहाल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ही कम है, दैट इज ओनली $40 पर बैरल। अब $1 की कीमत है 75 रुपीज 60 पैसा, तो इस हिसाब से पर बैरल की कॉस्ट हो गई 3024 रुपीज पर बैरल। मैंने इसमें क्या किया, $40 पर बैरल कॉस्ट है और पर डॉलर की कॉस्ट है 75.60। मैंने इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 3024 रुपीज पर बैरल। एक बैरल में होता है 159 लीटर्स तो कॉस्ट पर लीटर आई 19.01, 19 रुपए 1 पैसा। अब खाली ये कॉस्ट नहीं होती कि भाई जो क्रूड ऑयल का प्राइस है उसी दाम पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद रिफाइनरी में जाता है जहाँ वो फिल्टर होता है, पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है, उसकी क्लीनिंग होती है, तो उसका भी कुछ खर्चा होता है। तो रिफाइनिंग की कॉस्ट है 5 रुपीज 32 पैसा पर लीटर। अब 19 रुपया 1 लीटर हमारे को पर लीटर पड़ रहा है ऑयल। तो उसके बाद इसकी कॉस्ट रिफाइनरी की मिला के हो गई 24.33, 24 रुपये 33 पैसे, जिसमें उसके बाद ये पेट्रोल आ गया पेट्रोल पंप के पास। अब पेट्रोल पंप वाला मालिक जो है उसने भी स्टाफ रखा हुआ है, उसे भी कमीशन चाहिए, उसने भी इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट कर रखी है।
तो उसको पर लीटर मिलता है 3 रुपीज 56 पैसा। अगर हम इसको 24 रुपीज 33 पैसा में ऐड कर दें तो इसकी टोटल कॉस्ट बनी 27 रुपीज 89 पैसा। इट मीन्स जो पेट्रोल आज की डेट में पेट्रोल का मैंने नेट पे जब रेट चेक किया तो वो था 81 रुपीज 24 पैसा पंजाब में। यानी जिस पेट्रोल के लिए मैं 81 रुपीज 24 पैसा पे कर रहा हूँ, एक्चुअली में उसकी कॉस्ट है 27 रुपीज 89 पैसा। इसका मतलब जो गैप है वो है टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ एक्साइज ड्यूटी, इन द फॉर्म ऑफ वैट। इतना टैक्स पे कर रहे हैं हम पेट्रोल और डीजल पे, यानी हमारा टैक्स लगभग पड़ रहा है 53 रुपीज 34 पैसा, विच इज मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। इसी तरह अगर आप डीजल का कैलकुलेट करते हो तो डीजल की कॉस्ट अप्रोक्सीमेट आती है 27 रुपीज 35 पैसा पर लीटर, और इस पे हम अप्रोक्सीमेट टैक्स पे कर रहे हैं अराउंड 50 रुपीज। मतलब जितने का प्रोडक्ट है हम उससे 3 गुना 2.5 गुना 3 गुना उस पर सिर्फ टैक्स पे कर रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप 100 रुपए का तेल डलवा रहे हो तो उसमें आपके पास एक्चुअली में तेल आपकी गाड़ी में डल रहा है सिर्फ 30 रुपए का, और 70 रुपए उसमें है आपका टैक्स। जस्ट सी कि गवर्नमेंट कितना अर्न कर रही है। अच्छी बात है गवर्नमेंट अर्न करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको 2017 पे लेके जाता हूँ। 2017 में गवर्नमेंट ने एक और स्कीम निकाली अपनी इनकम को और बढ़ाने की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया इथेनॉल। उन्होंने कहा कि हम 10% इथेनॉल डालेंगे 1 लीटर ऑयल में। अब इथेनॉल की पर लीटर की कॉस्ट है अराउंड 49 रुपीज 89 पैसा पर लीटर। यानी जब वो 49 रुपीज 89 पैसा का ऑयल आपके गाड़ी में डला, जो गाड़ी में तेल डला है वो तो 80 रुपीज का है, लेकिन 10% वो डला। यानी अगर आपने 30 लीटर की गाड़ी का जो टैंक है आपने फुल कराया तो 30 लीटर का जो तेल आपको पड़ा वो पड़ा 2400 रुपए का, 80 रुपए के हिसाब से। लेकिन अगर आप उसमें पेट्रोल देखो तो उसमें 27 लीटर पेट्रोल है और 3 लीटर इथेनॉल है। यानी उन दोनों की 27 लीटर पेट्रोल मतलब 2160 रुपए का पेट्रोल है और 149 रुपीज का है इथेनॉल। यानी टोटल कॉस्ट पड़ी 2309 रुपए। यानी इसमें भी गवर्नमेंट ने कमा लिया। टैक्सेस में तो कमा ही रही है, एक्साइज ड्यूटी में कमा रही है, वैट में कमा रही है, उसके बाद उसने एथेनॉल वाली स्कीम चला दी, उसमें भी उसने कमाना शुरू कर दिया 10% वो मिला के। अब मैं बात करना चाहूंगा 2014 की, क्योंकि हमारे देश में कभी भी कुछ भी होता है तो बात की जाती है कि कांग्रेस के टाइम में नहीं होता था क्या, ये क्या सिर्फ अभी हो रहा है? अनडाउटेडली गवर्नमेंट, कांग्रेस के टाइम में भी गवर्नमेंट पैसा कमाती थी, उसका भी एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू डीजल पेट्रोल था। लेकिन अब मैं उसकी कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने पेश करूंगा। 2014 में जो एक्साइज ड्यूटी पर लीटर थी पेट्रोल की वो थी 9 रुपया 20 पैसे, जो बढ़ के आज हो चुकी है 32 रुपए। जी हाँ, 9 रुपया 20 पैसे हो चुके हैं 32 रुपए, 3 गुना से भी ज्यादा जंप। उसके अलावा जो डीजल पे थी एक्साइज ड्यूटी पर लीटर वो थी 3 रुपया 46 पैसा, और जो अब हो चुकी है 31 रुपीज। जस्ट इमेजिन, 3 रुपया 46 टू 31 रुपीज। मुझे पता है, आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि गवर्नमेंट को भी काफी लॉस हुआ है ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू कोविड-19, लेकिन इसका मतलब ये है कि आप इस तरह से कीमतें बढ़ाओगे, आम आदमी कहाँ से बियर करेगा? अच्छा, बात हो रही है पेट्रोल और डीजल। अभी मैंने न्यूज देखी थी पेट्रोल और डीजल का प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो गया। तो अगर प्राइस सेम हो गया है तो डीजल महंगा हो गया, और डीजल महंगा हो गया है तो भैया आप मुझे ये बताओ, जो रिलेटेड इंडस्ट्री है जो डीजल से चलती हैं उस पर इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये इफेक्ट पड़ेगा हम सबकी जेब पे, आप सब। डीजल एक इम्पोर्टेंट सोर्स है फ्यूल का एग्रीकल्चर में। कोई भी चीज ट्रांसपोर्ट करनी हो, प्रोडक्ट एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट जाना है, तो ट्रकों में लद के जाता है और ट्रकों में डलता है डीजल। एग्रीकल्चर में यूज होता है ट्रैक्टर, उसमें डलता है डीजल। अगर इसकी कीमत बढ़ेगी तो इन सारे प्रोडक्ट्स की भी तो रेट बढ़ेगी भाई। इसका दूसरा असर पड़ता है कार इंडस्ट्री पे। कार इंडस्ट्री तो अनडाउटेडली पहले बहुत ज्यादा इफेक्टेड है। डीजल कारें बिकनी बंद हो चुकी हैं। कहाँ किसी टाइम पे 50% मार्केट शेयर था डीजल कार का, जो आज रह गया सिर्फ 9%। वो भी इस वजह से रह गई क्योंकि कार कंपनीज डीजल कारें बना चुकी है और उनको वो स्टॉक क्लियर करना है। अब आगे कोई डीजल गाड़ी नहीं बना रहा है, क्योंकि डीजल कार पहले 1-1.5 लाख रुपए महंगी आती है, और वो इसलिए हर इंसान लेता है कि चलो डीजल का प्राइस कम है। किसी जमाने में 30 रुपए का गैप हुआ करता था, और आज तो गैप ही नहीं रहा किसी भी तरह का पेट्रोल डीजल का।
उसके बाद आरबीआई तक ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 5% इनकम, ये आरबीआई का स्टेटमेंट है, एसबीआई ने भी कहा और आरबीआई ने कहा कि 5% इनकम लोगों की कम हो गई है ड्यू टू कोरोना, ड्यू टू कोविड-19। तो इनकम तो कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो किस तरह से वो बियर होगा? लोगों की जॉब्स जा चुकी हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा, क्या ये पहली बार हो रहा है? क्या कांग्रेस नहीं कमाती थी अपने टाइम पे? अब मैं आपको कांग्रेस के टाइम की बात बताना चाहूँगा। लेट्स गेट बैक टू अराउंड 2013-14। उस टाइम पे मैं एक न्यूज़ की क्लिपिंग पढ़ रहा था, उसमें उनका स्टेटमेंट था कि मनमोहन सरकार लगभग 90,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ रुपए तक कमाती है पेट्रोल और डीजल की ड्यूटी से। और जो इनकम अभी के टाइम पे 2017 में जो टैक्स बढ़ने के बाद हुआ, जो मोदी सरकार ने टैक्स बढ़ाने के बाद अपनी इनकम रेज करी, वो हो गई 2.72,000 करोड़ रुपीस प्लस वैट। उसके अलावा अभी रिसेंटली मैं एक एजेंसी है, केयर रेटिंग एजेंसी है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारी गवर्नमेंट है वो फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कमाई से टोटल जो उनकी इनकम होती है वो होती है 3 लाख करोड़ रुपीस सेंटर की और 2.5 लाख करोड़ रुपीस स्टेट की। अब ये तो थी इनकम की बात, ये था पूरा का पूरा मैथमेटिक्स कि किस तरह से कितना पैसा जो है सरकार टैक्स के रूप में ले रही है और कितना एक्चुअली उनको पड़ रहा है। अब ये सारी इनकम तो हो गई, चलो बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट पैसा कमा रही है, हम पे भी करने को तैयार है। क्या है वो पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो ये जानने के लिए कि क्या ये पैसा यूज हो रहा है या नहीं, तो मैं देखता हूँ कि स्टैचूज बन रहे हैं, महंगे महंगे एयरक्राफ्ट, पर्सनल एयरक्राफ्ट लिए जा रहे हैं। मैं जो हमारे विधायक हैं, एमएलए, एमपी हैं, उनके भत्ते बढ़ाए जा रहे हैं। जहाँ लोगों की इनकम खत्म हो रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, वहाँ हमारे जितने नेता मंत्री हैं उनके भत्ते बढ़ी जा रहे हैं, उनकी फैसिलिटीज बढ़ी जा रही हैं। अगर मैं बात करूं हॉस्पिटल्स के स्टेटस की, तो हॉस्पिटल्स इंडिया में, टोटल हॉस्पिटल इंडिया में है 23,582 और उसमें टोटल बेड्स जो इंडिया में है वो अवेलेबल है अराउंड 7,01,061, विच इज वेरी वीक मेडिकल सिस्टम इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है ना? और अगर आप परिस्थिति में आप इसका डेटा स्टेट वाइज चेक करो तो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ की हालत और ज्यादा गंभीर है। अगर मैं स्कूल्स की बात करूं तो स्कूल्स का डेटा मैंने जब चेक किया तो मुझे पता लगा कि 56% ऐसे स्कूल हैं जहां पे अभी तक बिजली नहीं आ रही, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। 30% स्कूल ऐसे हैं जहां पे कोई टॉयलेट नहीं है। 60% स्कूल ऐसे हैं जहां पे कोई प्ले ग्राउंड नहीं है। 14% स्कूल ऐसे हैं जहां पे प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। और 40% स्कूल ऐसे हैं जिनके आसपास कोई बाउंड्री वॉल नहीं है। तो ये तो है हमारे देश की परिस्थिति स्कूलों की और हॉस्पिटल की। अब बात करते हैं कि अगर ये पैसा जो गवर्नमेंट कमा रही है, अगर इसे स्कूल और हॉस्पिटल के वेलफेयर पे लगाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अगर एक एम्स जैसा हॉस्पिटल बनाए गवर्नमेंट तो उसको कॉस्ट पड़ती है लगभग 1,000 करोड़ रुपया, यानी 1,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करके एक 1,000 बेड का मल्टी स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल बन जाएगा जो हजारों लाखों पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करेगा। और अगर इस तरह के 100 एम्स पूरे कंट्री में बना दिए जाएं, सारे बड़े बड़े शहरों में जहां पे 10 लाख से ज्यादा की आबादी है, तो लगभग 1 लाख करोड़ का खर्चा होगा। यानी 3 लाख करोड़ में से अगर सिर्फ 1 लाख करोड़ हॉस्पिटल्स में बना दिया जाए तो हमारी मेडिकल फैसिलिटी जबरदस्त हो सकती है। हम इस तरह के कोरोना संकट हो या किसी भी तरह का मेडिकल संकट हो, हम उससे निकल सकते हैं बाहर। अभी इमीडिएटली तो बन नहीं सकता, लेकिन इन फ्यूचर, फॉर फ्यूचर पर्सपेक्टिव वी कैन क्रिएट सच काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स। हमारे देश को इस तरह के सरकारी हॉस्पिटल्स की जरूरत है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दिल्ली, एनसीआर, मुंबई जैसी जगहों पे जब कोई इंसान एडमिट होता है तो एक दिन का रूम का किराया 25,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए पर डे पर बेड वो दे रहा है, और हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसके लिए हमारी मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होनी जरूरी है। दूसरी बात, मैं अगर स्कूल की बात करूं तो किसी भी देश की प्रोग्रेस तभी होती है जब वहाँ का
यूथ, वहाँ का युवा शिक्षित होता है। और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अच्छे स्कूल, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनाई जाए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो उसका खर्चा लगभग 700-800 करोड़ आता है। लेकिन फिर भी आप उसकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट मान के चलो 1000 करोड़। तो अगर 1000 करोड़ रुपीस का अगर एक यूनिवर्सिटी बन रही है तो कितने लाख लोगों को एजुकेशन मिलेगी गवर्नमेंट प्राइस पे। और अगर ऐसी 100 यूनिवर्सिटी बनती है तो 1 लाख करोड़ का खर्चा है बस। यानी 1 लाख करोड़ से 100 बड़े हॉस्पिटल, एम्स जैसे, और 1 लाख करोड़ रुपए से 100 यूनिवर्सिटीज हिंदुस्तान में बन सकती है, जिससे हमारे देश का भविष्य बन सकता है। लेकिन हमारे देश में कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के लोग शिक्षित बने, क्योंकि शिक्षित बनेंगे तो वो सवाल पूछेंगे, वो लॉजिक पूछेंगे हर चीज़ का, और यहाँ लॉजिक तो चलता ही नहीं है। इसलिए मेरी गवर्नमेंट से निवेदन है कि प्लीज़ एट दिस टाइम काइंडली रिड्यूस दी टैक्सेस, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी की इनकम बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने नौकरी गंवा दी है, बहुत सारे लोगों ने अपनी इनकम लूज़ करी है, बिजनेसमैन के बिजनेस ठप हो गए हैं, उनके सिर पे पहले लोन, किस्तें, सब कुछ चल रहा है। ऊपर से आप पेट्रोल डीजल के प्राइस इतने ज़्यादा बढ़ा रहे हो, तो वो कैसे बियर करेंगे। आप और भी दूसरे सोर्सेज से इनकम जनरेट कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आपको दूसरे कोई और सोल्यूशन ढूंढने चाहिए जिससे आपकी इनकम बढ़ सके। दूसरी चीज़, अगर आप ये इतना जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हो उसे हमारे देश के विकास में स्कूल और कॉलेजेस पे इन्वेस्ट करो। आपको मैं हर साल नहीं, सिर्फ 1 साल के लिए जो आप 3 लाख करोड़ रुपए कमा रहे हो, उसमें से सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए से आप स्कूल और कॉलेजेस का निर्माण करो, ताकि हमारे देश का युवा शिक्षित भी हो और स्वस्थ भी हो। सिर्फ इतना सा निवेदन है मेरा। थैंक यू, धन्यवाद।